स्टूडेंट्स, आज हमारा ये ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग जो है नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जो है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म डिस्कस किया था बच्चों। आपने देखा होगा वो वीडियो और आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखे, आपको नहीं समझ में आया तो आप फिर से उसे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जो है आपको मिल जाएगा। सेकंड वीडियो डिस्पर्जन ऑफ लाइट, जिसमें हमने रेनबो फॉर्मेशन को भी डिस्कस किया था, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आज के लेक्चर का PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज हमारा नया टॉपिक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। बच्चों वन बाय वन हम जो ये पॉइंट्स दिए हैं ना, इन्हीं के अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो है दिया हुआ है कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, देयर इज बेंडिंग ऑफ द रे। दिस हैपेंस बिकॉज द टू मीडियम हैव डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सेकंड पॉइंट, लेट अस नाउ कंसीडर द मीडियम एयर. Air can be cold as well as hot. When air is hot, its refractive index is less, whereas when air is cold, its refractive index is more. And the third point is we can say that the refractive index of air depends on temperature. It is important point. And the next fourth point is, therefore during winter the air is cold, therefore refractive index of air will be more, and in summer the air is hot and therefore the refractive index is less. तो इन पॉइंट्स को हम समझ लेते हैं बच्चों वन बाय वन करके। देखिए फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया है, ये फर्स्ट पॉइंट हमारा, इसमें कहा गया है कि आपको मालूम है कि जो लाइट है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रैवल करती है तो हमेशा बेंड होती है। आपको मालूम है, लाइक अगर ये हमारा मीडियम 1 है और ये हमारा मीडियम 2 है और हम यहाँ से 90 डिग्री पे नॉर्मल अगर ड्रॉ करते हैं तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब भी लाइट जो है ट्रैवल करेगी तो वो बेंड होगी, या टुवर्ड्स या फिर नॉर्मल की तरह अवे फ्रॉम द नॉर्मल जो है बेंड होगी। ये बात हमें मालूम है, ठीक। ये ऐसा होता क्यों है? क्योंकि मीडियम 1 और मीडियम 2 जो है दोनों का ही रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है वो अलग अलग होता है। इसके कारण जो है वो लाइट रे जो होती है वो बेंड होती है। सेकंड पॉइंट में कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि मीडियम हमारे पास में एयर है, ठीक, तो अगर हमारे पास में मीडियम एयर है और एयर भी आपको मालूम है कि ट्रांसपेरेंट होता है तो रिफ्रैक्शन इससे भी होगा। अब एयर जो है वो कोल्ड भी होती है और हॉट भी होती है। तो अगर एयर जो है वो हॉट होगा, ठीक, आपको ध्यान रखना है, अगर एयर हॉट होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसे हम एन से डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कम होगा, ध्यान दीजिएगा। और अगर एयर कोल्ड होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसे हम एन से डिनोट कर रहे हैं वो ज़्यादा होगी, मोर होगा। अगर एयर हॉट तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस, एयर कोल्ड तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो मोर होगा, ठीक। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है किसी भी एयर का वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। भाई एयर कोल्ड एयर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर है, और अगर हॉट एयर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो लेस है। तो इस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, इन्वर्सली डिपेंड करता है किस पर? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है आपका, ठीक, इन्वर्सली डिपेंड करता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इन्वर्सली डिपेंड करता है, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम और टेम्परेचर कम तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, ठीक। भाई ठंडियों में जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, सॉरी, ठंडियों में आपका टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा, और टेम्परेचर कम कोल्ड है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। और अगर टेम्परेचर गर्मियों में ज़्यादा होता है तो टेम्परेचर ज़्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। तो ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। तो इसी तरीके से बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि विंटर में जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का कैसा होगा, तो विंटर मतलब कोल्ड, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ज़्यादा। वहीं पर अगर हम समर में पूछे तो समर में एयर जो होती है वो हॉट होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहाँ पर लेस होगा। आगे का पॉइंट डिस्कस करते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए ये ब्लैक येलो हाईलाइटेड करके दिया है कि हम कंसिडर करते हैं एक सिचुएशन जहाँ पर कि कोई लाइट रे है वो हॉट एयर से कोल्ड एयर की तरफ मूव कर रही है, तो लाइट रे के साथ में क्या होगा? व्हाट हैपेंस टू द लाइट रे? डज इट बेंड? क्या ये बेंड होगी? आगे कह रहे हैं कि हम यहाँ देख सकते हैं कि बेंडिंग ऑफ लाइट रे बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हॉट एयर एंड कोल्ड एयर इज डिफरेंट। जो बेंडिंग होता है लाइट रे का वो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, हॉट एयर और कोल्ड एयर का, इसीलिए जो है बेंडिंग होगी वो भी डिफरेंट होगी। साथ ही साथ सिमिलरली व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम स्पेस टू रीच द सर्फेस ऑफ द अर्थ, तो ये आगे का पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहले हम इन दो पॉइंट्स को समझ लेते हैं। इन दोनों पॉइंट्स में कहा क्या गया है कि आप सपोज कर लीजिए कि आपके पास में कोई लाइट रे है, यहाँ पर हॉट एयर है और दूसरी तरफ कोल्ड एयर है, दोनों ही एयर है लेकिन एक मीडियम में हॉट है दूसरे मीडियम में कोल्ड है, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, और लाइट रे जो है ट्रैवल कर रही है तो वो किधर से किधर की तरफ बेंड होगी, और बेंड होगी भी कि नहीं। तो आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि बेंड होगी, क्योंकि हॉट एयर का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, कोल्ड एयर का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर चेंज होंगे तो बेंडिंग होगी। अब हॉट एयर में हमने बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम मतलब ये रेयर मीडियम होगा, यहाँ पार्टिकल्स कम होंगे। कोल्ड एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है तो ये डेंसर मीडियम होगा। अब रेयर टू डेंसर जब भी कोई लाइट रे जाएगी तो किधर की तरफ बेंड होगी? रेयर से डेंसर जब भी जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी। आप बात आपको मालूम है। तो इस तरीके से हम क्लियर कर सकते हैं कि हॉट से कोल्ड या कोल्ड से हॉट जाने पर किस तरीके से लाइट रे बेंड होगी। ये ध्यान रखिएगा कि हॉट जो होता है, हॉट एयर, वहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है इसलिए वो रेयर मीडियम होगा, और कोल्ड एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है इसलिए वो डेंसर मीडियम होगा, ठीक। इसी तरीके से सेम जो है कंडीशन हम लोग जो है अपने अर्थ और एटमॉस्फेयर के केस में डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर पॉइंट दिया है, सिमिलरली व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम स्पेस टू reach the surface of earth, it travels through a layer of atmosphere. The temperature of the atmosphere varies at different places. It varies temperature thus varying index, refractive index आगे दिया है, when light ray enters the atmosphere there is refraction of the light ray and hence travel along a curved path. ये important है. There is continuous change of temperature in the atmosphere so the rays undergo continuous refraction. Therefore we can say that the path of the light is bending continuously due to continuous refraction. This is called atmospheric refraction. तो इन पॉइंट्स को समझ लीजिए। यहाँ पर एक फिगर से समझा देते हैं। मान लीजिए ये हमारा अर्थ है और अर्थ के ऊपर क्या होगी? एटमॉस्फेयर की लेयर होगी। आपको मालूम है कि एटमॉस्फेयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेज है। एटमॉस्फेयर मिक्सचर ऑफ गैसेज है, और मिक्सचर ऑफ गैसेज का मतलब ये कि डिफरेंट जो है गैसेज, मिक्सचर ऑफ गैसेज, और गैसेज होती क्या है? एयर होती है, ठीक। तो जो है मिक्सचर ऑफ एयर इज कॉल्ड क्या है? एटमॉस्फेयर है।
है ना, सॉरी इस बात को फिर से समझ लीजिए, ये आपका अर्थ है और इसके ऊपर किसकी लेयर होती है, एयर की लेयर होती है, और एयर की लेयर को ही हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। और आपको मालूम है कि एयर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेज है, तो मिक्सचर है, इस वजह से यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर होगा। डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर अगर होगा तो मान लीजिए कि ये अर्थ है, इसके ऊपर ये एटमॉस्फेयर की लेयर है, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर है, क्योंकि ये जो है मिक्सचर है आपका गैसेस का, जो एयर है। यहाँ से कोई लाइट रे आ रही है, तो ये लाइट रे सीधे इस तरीके से नहीं, कोई सोर्स है और यहाँ से लाइट रे आ रही है, तो ये सीधे नहीं आएगी। इस एटमॉस्फेयर में डिफरेंट, इस बात को समझिएगा, इस एटमॉस्फेयर में जो है वो डिफरेंट गैसेस हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप के एयर हैं। तो कभी मान लीजिए यहाँ पे कोल्ड है, यहाँ पर हॉट है, यहाँ फिर कोल्ड है, यहाँ हॉट है, तो अलग अलग एयर है, कहीं हॉट कहीं कोल्ड, उनका टेम्परेचर भी वेरी कर रहा है। ये अर्थ है और उसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ से कोई लाइट रे आ रहा है, तो यहाँ पर आने पर यहाँ पे अलग अलग टेम्परेचर है, और अलग अलग टेम्परेचर के कारण अलग अलग तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितनी बार चेंज होगा मतलब उतनी बार बेंडिंग चेंज होगी। तो ये सीधे ना आने की बजाय ये यहाँ पर कर्व बनाते हुए आता है, ठीक, ये कर्व बनाते हुए हर बार आएगा। तो यही यहाँ पर दिया हुआ है कि हर बार कर्व पाथ के थ्रू ही आएगा। क्यों? क्योंकि हर बार टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। पर अगर यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है तो ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि ये स्ट्रेट लाइन से आ रहा है, ठीक। अभी तो फिलहाल आप ये बात समझिएगा कि जब भी कोई लाइट रे जो है वो हमारे अर्थ में एंटर करेगी, कोई भी लाइट रे स्पेस से एंटर करेगी, तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में आपका एयर मीन्स मिक्सचर ऑफ गैसेज, और हर एक गैस का, हर एयर का जो है वो टेम्परेचर चेंज होगा, और टेम्परेचर चेंज होगा तो जो भी लाइट रे आएगी वो अलग अलग एंगल से आएगी बेंड होते हुए। तो ये कर्व बनाते हुए, स्ट्रेट आने की बजाय वो कर्व के साथ आएगी, और कर्व के साथ आएगी, इसीलिए इसका पाथ हमेशा कैसा होगा, कर्व होगा, स्ट्रेट नहीं होगा। अब ये भी मालूम है कि जो टेम्परेचर है वो टाइम के साथ चेंज होता है। तो मान लीजिए अभी यहाँ पर हॉट है तो थोड़ी देर बाद यहाँ पर कोल्ड हो जाएगा, और यहाँ पर कोल्ड था तो थोड़ी देर बाद यहाँ हॉट हो जाएगा। तो टेम्परेचर जो है बार बार बदल रहा है जगह का, एक तो टेम्परेचर बदल रहा है और समय के साथ भी बदल रहा है टेम्परेचर। तो एक बार कर्व यहाँ से आया था, दूसरी बार यहाँ से आएगा, तीसरी बार यहाँ से आएगा, तो कर्व पाथ जो है उसकी जगह भी, पोजीशन भी बार बार बदलती रहेगी। तो बच्चों ये जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन मीन्स बेंडिंग ऑफ लाइट, किसके कारण हो रहा है, एटमॉस्फेयर के कारण हो रहा है, जिसके कारण जो है कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन चल रहा है, क्योंकि कंटिन्यूस टेम्परेचर में चेंज हो रहा है तो रिफ्लेक्शन भी कंटिन्यूस हो रहा है, जिसके कारण कर्व पाथ जो है बार बार बन रहा है। तो ये एटमॉस्फेयर के कारण रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। और यही यहाँ पर दिया हुआ है, वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर इज डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम। बार बार जो टेम्परेचर में वेरिएशन है, चेंज है, वो टाइम के साथ में चेंज हो रहा है, इसीलिए जो पाथ है लाइट का वो भी बार बार चेंज हो रहा है। और कैसा पाथ है, कर्व पाथ, हर बार कर्व ही पाथ बनेगा, स्ट्रेट पाथ नहीं बनेगा। कर्व पाथ अगर पूछे कि क्यों बन रहा है तो आप यही बताओगे क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो हर बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है मतलब बेंडिंग का जो एंगल है वो भी चेंज हो रहा है। तो ये कर्व पाथ बनाते हुए ऑब्जर्वर तक पहुंचेगा, अर्थ तक पहुंचेगा। इसकी हमारी डेली लाइफ कुछ एप्लीकेशन है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की, उसको देख लेते हैं, जैसे कि अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, फ्लिकरिंग ऑफ फ्लेम, ये सभी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन जो फिनोमिना है इसी पर ये बेस्ड हैं। ये सब के सब जो है हमारी डेली लाइफ एप्लीकेशंस जो हैं, जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। सबसे पहला है बच्चों की स्टार जो है वो थोड़ा सा ऊपर क्यों दिखते हैं, स्लाइटली हायर क्यों दिखते हैं अपने एक्चुअल पोजीशन से। तो एक होता है एक्चुअल पोजीशन और एक होता है अपरेंट पोजीशन। तो अपरेंट जो हमें दिखता है उसको हम कहते हैं अपरेंट, और जो वास्तव में होता है उसको हम कहते हैं एक्चुअल। तो बच्चों होता क्या है इसको समझ लीजिए, सेम वही चीज़ें हैं। क्या होगा कि ये हमारा अर्थ होगा, ये फिगर तो दिया हुआ है, आप भी समझ लीजिए ये अर्थ है, उसके ऊपर एटमॉस्फेयर की लेयर है, यहाँ पर कोई स्टार है, ठीक, यहाँ पर कोई स्टार है। अब ये स्टार है तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो वेरी कर रहा होगा, और टेम्परेचर का वेरिएशन है, तो ये स्टार से कोई लाइट रे आएगी तो वो कर्व पाथ बनाते हुए आएगी। यहाँ पर कोई भी ऑब्जर्वर खड़ा होगा तो उसको क्या दिखेगा, उसको तो दिखेगा कि ये लाइट रे कैसे आ रही है, नॉर्मल से स्ट्रेट आ रही है, तो उसको स्टार यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जो है फिर जो है टाइम के साथ में यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो अगली बार क्या दिखाई देगा कि ये कर्व पाथ यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ से आ रहा है तो ऑब्जर्वर को इस बार लगेगा कि ये स्टार जो है यहाँ पर दिख रहा है। तो हर बार आप देख रहे होगे कि जो एक्चुअल पोजीशन है स्टार की, जो ऑब्जर्वर को दिख रहा है, मतलब जो अपरेंट पोजीशन है वो हर बार उससे थोड़ा सा ऊपर है, नीचे नहीं है, हर बार ऊपर है। तो मतलब एक्चुअल में तो स्टार यहाँ है, लेकिन ये कर्व पाथ बनाते हुए आता है, तो जो ऑब्जर्वर होगा उसको क्या लगेगा कि स्ट्रेट लाइन बनाने पर ये हमेशा ऊपर की तरफ दिखाई देगा। तो अपरेंट पोजीशन जो स्टार की होगी वो हमेशा जो थोड़ी सी ऊपर की तरफ होगी। क्यों? ड्यू टू एटमॉस्फेयर। जो ये ब्लू ब्लू दिख रहा है आपको, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में एयर है, और एयर का टेम्परेचर हर बार चेंज हो रहा है टाइम के साथ में। हर जगह का टेम्परेचर हर जगह का चेंज है, और टाइम के साथ भी हर बार चेंज होता रहता है, ठीक। ये दोनों बातें ध्यान रखने वाली हैं। तो यही यहाँ पर दिया हुआ है कि लाइट फ्रॉम स्टार अंडरगो कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन एज एंटर्स अर्थ एटमॉस्फेयर, सिंस द रिफ्लेक्टेड रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो नॉर्मल की तरफ जो है वो बेंड होने की कोशिश करेंगे, इसी के कारण हमें वो स्ट्रेट लाइन जो है दिखाई देगा, और स्ट्रेट लाइन के कारण वो हमें स्टार्स जो है वो डिफरेंट पोजीशन पे अपीयर होंगे, स्लाइटली हायर होंगे एक्चुअल पोजीशन से। कैसे होगा ये आपको मालूम पड़ गया होगा। अब अगला आता है कि इस स्टार की केसेस हैं, तो स्टार के केसेस सारे एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स बच्चों। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में और कुछ नहीं होता है, ये हमारा अर्थ है, अर्थ पे कोई ऑब्जर्वर है, और यहाँ पर ये एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर है वो बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वेरी कर रहा है टाइम के साथ में। तो क्या होगा कि मान लीजिए ये आपका स्टार है, और इससे जो है कोई रे पहली बार इस तरीके से आ रही है, तो स्टार जो है उसकी अपरेंट पोजीशन यहाँ पर दिख रहा है। अब टेम्परेचर थोड़ी देर में यहाँ का चेंज हो गया, दूसरा कर्व जो है यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है, तो ऑब्जर्वर को जो है स्टार की पोजीशन यहाँ दिखाई देगी। एक अलग फिगर से हम इसको समझा लेते हैं कि ये अर्थ है, उसके ऊपर ये एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर आपका ऑब्जर्वर है, यहाँ पे कोई स्टार है। तो एटमॉस्फेयर पे टेम्परेचर वेरी कर रहा है, तो पहली बार कर्व बनाते हुए ये इस तरीके से पहुंचा, तो
जो अपरेंट पोजीशन है वो यहाँ दिखाई देगी स्टार की, ठीक। दूसरी बार कब पास जो है टेम्परेचर चेंज हो गया तो इस तरीके से पहुंचा, तो दूसरी बार नॉर्मल से अगर रिफ्लेक्शन देखें तो यहाँ पर स्टार दिखाई देगा। तो हर बार जो है वो स्टार तो एक्चुअली में यहीं पर है, लेकिन हर बार उसकी पोजीशन चेंज होती नजर आ रही है ड्यू टू कंटिन्यूस चेंज इन टेम्परेचर। तो ये जो बार बार चेंज हो रहा है पोजीशन में जो हमें दिख रहा है, हो नहीं रहा है एक्चुअली में, पर ऐसा दिख रहा है, तो इसके कारण हमें स्टार क्या कैसे करते हुए नजर आएंगे, ट्विंकल करते नजर आएंगे। जो ये स्पेस है दोनों के बीच में पोजीशन के, एक्चुअल और अपरेंट पोजीशन के बीच में जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है, तो इससे हमें क्या लगेगा कि तारे स्टार जो है वो ट्विंकल कर रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं, ठीक है। जबकि ऐसा होता नहीं है, स्टार अपनी पोजीशन पे ही रहता है, पर टेम्परेचर कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है जिसके कारण हर बार एक नया कर्व पाथ बन रहा है, तो हर बार एक नई अपरेंट पोजीशन स्टार की होगी जिसके कारण स्टार हमें ट्विंकल करते हुए दिखाई देंगे। यही सारी बातें जो है इन पॉइंट्स में लिखे हुए हैं। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो प्लैनेट्स हैं वो ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं। भाई प्लैनेट्स भी तो जो है स्पेस में ही रहते हैं, जब स्टार ट्विंकल करते हैं तो प्लैनेट्स को भी ट्विंकल करना चाहिए, तो प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते हैं, ठीक। यहीं पे अगर हम सन की बात करें तो वो भी हमें ट्विंकल करता हुआ नहीं नजर आता, जबकि वो खुद एक स्टार है, तो ऐसा होता क्यों है। तो बच्चों ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे इस फिगर में ये दिखाया गया है कि जो स्टार होते हैं तो वो देखो हमसे बहुत दूर होते हैं, तो वो देखने में बहुत छोटे लगते हैं, और जो आपका ये अर्थ की एटमॉस्फेयर है, और जो आपके जो प्लैनेट्स होते हैं वो प्लैनेट्स बिगर होते हैं साइज़ में, और साथ साथ अर्थ के एटमॉस्फेयर के वो पास में होते हैं, ठीक ना। इसको हम समझ लेते हैं फिगर से बच्चों। मान लीजिए कि ये आपका अर्थ है और ये अर्थ की एटमॉस्फेयर है, तो प्लैनेट्स तो यहाँ कहीं होगा, तो ये हमारे अर्थ से एक तो इसकी डिस्टेंस भी कम है, ऊपर से साइज़ में भी बिगर होते हैं। स्टार हमसे कई गैलेक्सी दूर होते हैं, तो डिस्टेंस भी बहुत दूर है, ठीक। तो ये ब्राइट भी इसीलिए कम करते हैं, ये साइज़ में बड़े होते हैं, तो स्टार्स भी बड़े होते हैं, पर ये हमसे बहुत ज़्यादा फार अवे होते हैं, इसीलिए ये हमें छोटे दिखते हैं। प्लैनेट्स हमारे पास में भी होते हैं, साइज़ में भी बड़े होते हैं, तो ट्विंकलिंग इनसे भी होती है। जब भी एटमॉस्फेयर से एंटर करेंगे, जब भी ये जो अर्थ होगा, यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे कोई प्लैनेट है, तो इसके थ्रू भी कोई लाइट रे जब आएगी और ये कर्व पाथ बनाते हुए ऑब्जर्वर तक पहुंचेगी, तो दूसरी लाइन जो है आपको इस तरीके से दिखाई देगा। फिर से अगली बार से कर्व पाथ बनाती हुई आएगी, तो उस ऑब्जर्वर को लगेगा कि यहाँ से आ रहा है, तो अपरेंट पोजीशन यहाँ दिखाई देगी। तो ये जो स्पेस होता है ना एक्चुअल पोजीशन और अपरेंट पोजीशन के बीच में, ये बहुत कम होता है, और ये बहुत कम होता है इसकी वजह से जो है क्या होता है कि ये नोटिसिएबल नहीं होता है कि ये ट्विंकल कर रहे हैं। एक्चुअली में ट्विंकल करते हैं, लेकिन ये नोटिसिएबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अर्थ और प्लैनेट के बीच की डिस्टेंस भी कम होती है, और एक्चुअल और अपरेंट पोजीशन जो होती है उसमें भी बहुत माइनर डिस्टेंस होता है, बहुत कम डिस्टेंस होता है, और प्लैनेट्स जो होते हैं वो साइज में भी लार्ज होते हैं, इसीलिए हमें प्लैनेट्स ट्विंकल करते हुए नजर नहीं आते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है, प्लैनेट्स आर क्लोज टू अर्थ एज कम्पेयर टू स्टार एंड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट वी रिसीव ऑफ द प्लैनेट इज वेरी लार्ज। जो लाइट जो हमें मिलती है उसकी जो चमक मिलती है वो भी बहुत ज़्यादा मिलती है, एंड वेरी स्मॉल वेरिएशन इन देयर पोजीशन। तो जो पोजीशन होता है अपरेंट और एक्चुअल पोजीशन में वो भी बहुत ही कम होता है, स्मॉल वेरिएशन होता है, इसीलिए वो नोटिसिएबल नहीं होता है जो ब्राइटनेस जो ट्विंकलिंग होती है, इसीलिए प्लैनेट्स जो होते हैं हमें ट्विंकल करते हुए नजर नहीं आते हैं। नेक्स्ट केस है कि जो आपका सन होता है, अगला केस डिस्कस करते हैं। जो सन होता है वो हमें क्यों जो है उसका सनराइज जो है वो एडवांस हो जाता है और सनसेट जो होता है वो डिलेड हो जाता है। तो इस फिगर से समझ लेते हैं बच्चों। क्या है कि ये आपका अर्थ है और ये इसके चारों तरफ जो है एटमॉस्फेयर है। तो सनसेट और सनराइज के समय जो होता है वो जो सन होता है वो हमेशा नियर द हॉरिजन या फिर एट द हॉरिजन होता है। तो ये आपका हॉरिजन है, ठीक। हॉरिजॉन्टल लाइन अगर अर्थ से ड्रॉ करें तो ये हॉरिजन है। अब क्या होगा कि ये तो फिगर दिया हुआ है, आप ऐसे भी समझ लीजिए, ये आपका अर्थ है, इसके ऊपर ये एटमॉस्फेयर की लेयर है, और ये आपका हॉरिजन है, ओके। ये हॉरिजन है। तो क्या होगा कि सनराइज़ के समय, ठीक, सनराइज़ के समय अभी सन यहाँ पर है, सन यहाँ पर है, सन से लाइट आई और ये कर्व बनाते हुए और अर्थ पे पहुंची। अर्थ पे ऑब्जर्वर है, हम लोग कोई भी लोग खड़े हैं, वहाँ तक पहुंची। तो एक्चुअल पोजीशन जो नॉर्मल से होगी वो नजर आएगी कि सन क्या है, जो ऑब्जर्वर है उसको सन यहाँ दिखाई देगा। तो हॉरिजन तो ये था, लेकिन अभी सन एक्चुअली में तो यहाँ पर है, लेकिन अपरेंट पोजीशन उसकी हॉरिजन के ऊपर दिख रही है। तो सन हमें तभी राइज करता हुआ नजर आएगा जब वो हॉरिजन पे या हॉरिजन के ऊपर होगा, और सनसेट तभी दिखाई देगा जब वो हॉरिजन के नीचे चला जाएगा। तो अभी एक्चुअली में तो हॉरिजन से नीचे ही था सन, लेकिन अपरेंट पोजीशन सन की कहाँ हमें नजर आ रही है, हॉरिजन के ऊपर, मतलब सनराइज हो गया है। तो ये जो टाइम का गैप होता है ये लगभग 2 मिनट का होता है, मतलब 2 मिनट पहले ही सन हमें राइज होता हुआ नजर आता है, सूर्य का उदय होता हुआ हमें नजर आता है। ऐसा होता क्यों है? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। कर्व पाथ बनाते हुए एक्चुअल पोजीशन तो ये होती है, लेकिन ऑब्जर्वर को लगता है कि यहाँ पर सन है, तो अपरेंट पोजीशन थोड़ी सी स्लाइटली हायर होती है, आपको मालूम है, इसलिए 2 मिनट पहले ही आपको सनराइज नजर आने लगता है। वहीं पर अगर सनसेट की बात करें तो ये अर्थ है, उसके ऊपर एटमॉस्फेयर की लेयर है, और ये आपका हॉरिजन है, ठीक, ये हॉरिजन है। अब क्या है कि जो आपका कह रहे हैं कि जो सनसेट होता है वो भी 2 मिनट बाद होता है। तो एक्चुअली में तो जो सनसेट है वो हो चुका है, ठीक, एक्चुअली में जो है वो सनसेट हो चुका है, सन जो है यहाँ पर आ चुका है आपका। अब क्या है, हॉरिजन के नीचे आ गया, सनसेट हो चुका है। अब यहाँ से कोई लाइट रे है वो एटमॉस्फेयर से कर्व पाथ बनाते हुए यहाँ पे ऑब्जर्वर है उसके पास पहुँचेगा, ठीक। तो ये एक्चुअल पोजीशन तो ये है सन की, लेकिन अब जब ये स्ट्रेट लाइन बनाते हुए जाएगा तो अभी क्या है, जो ऑब्जर्वर है उसको अपरेंट पोजीशन यहाँ पर दिखाई देगी सन की, तो उसके लिए अभी तक सनसेट नहीं हुआ है, उसके लिए 2 मिनट बाद सनसेट, जो ये टाइम का गैप है वो 2 मिनट बाद का है। तो एक्चुअली में तो सनसेट हो चुका है, लेकिन अपरेंट पोजीशन के कारण अभी सनसेट नहीं हुआ है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो ये ध्यान देने वाली बात है बच्चों आपके लिए कि जो सन जो है वो विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट बिफोर एक्चुअल सनराइज, एक्चुअल सनराइज के 2 मिनट पहले दिखने लगता है, एंड अबाउट 2 मिनट आफ्टर द एक्चुअल सनसेट, और एक्चुअली सनसेट हो चुका रहता है उसके 2 मिनट बाद तक हमें सन दिखता है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखने वाली बात है कि सनसेट होने से 2 मिनट पहले दिखने, सनराइज होने से 2 मिनट पहले दिखने लगता है, और सनसेट होने के 2 मिनट बाद तक सन दिखता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। यही पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है। लास्ट पॉइंट है हमारा बच्चों, जल्दी से इस वीडियो को बाइंड अप करते हैं, काफी लंबा हो गया है।
सोचा तो नहीं था मैंने इतना लंबा होगा, पर हो गया। चलिए देखते हैं फ्लिकरिंग ऑफ फ्लेम। तो आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा कि अर्थ जो कैंडल होती है उसकी जो फ्लेम होती है उसमें 3 लेयर होती हैं। आउटर वन जो होता है वो हॉटेस्ट होता है, मिडिल वन जो होता है वो हॉटर होता है, और सबसे इनर जो होता है वो हॉट होता है, मतलब बाहर का सबसे गर्म होता है, फिर उससे कम गर्म और फिर उससे थोड़ा कम ही गर्म होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि पूरे फ्लेम जो है, फ्लेम के अलग अलग रीजन में जो है क्या कर रहा है, टेम्परेचर वेरी कर रहा है। और टेम्परेचर वेरी का करने का मतलब क्या है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, और एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण ही जिस तरीके से स्टार्स ट्विंकल करते हुए नजर आ रहे थे, वैसे ये फ्लेम जो है वो फ्लिकर करते हुए नजर आएगा। यही यहाँ पर लिखा हुआ है, एयर एबव द फायर इज हॉटर देन द सराउंडिंग एयर। तभी आपने देखा होगा कि अगर इस तरीके से कैंडल कोई फ्लेम हो रही तो लोग हाथ, बच्चे जो है इधर इधर हाथ रख करके कहेंगे कि चाहे जितनी देर को हो उतनी देर हाथ रख लें, हाथ नहीं जलेगा। और जैसे ही कोई बोलेगा कि अच्छा ऊपर हाथ रख के दिखाओ, और तुरंत हाथ उसका जलने लगता है। तो आसपास की लेयर की अपेक्षा जो सबसे ऊपर की लेयर होती है एयर की, वो क्या होती है, फायर की या फ्लेम की, वो क्या होती है, हॉटर होती है, ज़्यादा हॉट होती है। तो जो हॉटर एयर होती है वो लाइटर होती है, आपको मालूम है, लेस डेंस होती है, रेयर होती है। कूलर एयर जो होती है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है वो ज़्यादा होता है और वो आपका डेंसर होता है। तो इन्हीं के कारण रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है वो एक जैसा नहीं है, चेंज है, जिसके कारण जो आपका एक्चुअल पोजीशन और अपरेंट पोजीशन वो चेंज होगा और हमें क्या लगेगा कि फ्लिकर हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है फ्लेम। तो इस तरीके से बच्चों एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के ये हमारे डेली लाइफ एप्लीकेशन है जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, पर हम इसके पीछे का फिनोमिना नहीं जानते थे, लेकिन अभी आप जान गए होंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।